Namaskar, my dear students. I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura, and we are doing our subject Political Science of class 11th. The name of book is Indian Constitution at Work, and we are doing the third chapter, name, election and representation. In the last video, we have completed our topic why India adopted FPTP system, and second, reservation. In the last video we have completed this topic and we have already made some notes for you. Now we are going to discuss in this video. Look at the screen. Our first topic is, the first subheading is free and fair elections. आइए थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको हिंदी में समझा दूं, आपकी समझ में इसी तरह से आ जाएगा बेटा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, जब तक वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा तब तक चुनाव का कोई फायदा नहीं है। तो ये लाइन भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम is its ability to ensure a free and fair electoral process. किसी भी चुनाव प्रणाली में उसका सही मायने में जो उसका टेस्ट जो है वो यही है कि किस तरह से वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को अपनाता है। चलिए ये बात तय होगी भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, मान लिया हमने। उसके लिए पहला हेडिंग हमारे पास आता है कि भाई क्या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। ये कॉन्टेस्ट है बेटा, देख लीजिए, टी है यहाँ पे लास्ट में, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन पैदा होते हैं टू बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द इलेक्शंस। कौन कौन से? हु आर द वोटर्स, भाई मतदाता कौन है? आइए इसका आंसर भी हम बता देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया? ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन। वे सभी वयस्क नागरिक जो हमारे देश के हैं उनको मत डालने का अधिकार है, यानी जिन भी नागरिकों की आयु 21 वर्ष, यानी जिस समय स्टार्टिंग में संविधान बना था, हो गई है, वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उनको मत देने का अधिकार है। यहाँ पर मैंने मैन और विमेन दोनों का नाम लिया है क्योंकि उससे पहले कुछ कंट्री के अंदर बेटा विमेन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसने सबसे पहले सभी विमेन्स को वोट डालने का अधिकार दिया। अच्छा, ये क्या कहता है? दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। यही जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज माना गया, यानी वयस्क मत अधिकार। इसको हमने कब इसमें अमेंडमेंट किया? टिल 1989 एन एडल्ट इंडियंस मींट एन इंडियन सिटीजन्स अबाउ द एज ऑफ 21, यानी 1989 तक कोई भी एक वयस्क भारतीय है, यानी जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे ऊपर है, तो उसको मत डालने का अधिकार था। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1989। भाई एक संशोधन संविधान के अंदर 1989 के अंदर हुआ, रिड्यूस द एलिजिबिलिटी एज टू द 18, और उस समय जो योग्यता 21 ईयर्स थी, तो उस समय राजीव गांधी हम कहेंगे कि भाई देश के पीएम थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया और इस एज को घटाकर उन्होंने 18 कर दिया है। तो ये एक संशोधन पास हुआ, उन्होंने बताया कि 18 साल का अगर कोई मैन और वीमेन जो है वो मताधिकार दे सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी एबिलिटी उतनी होती है सोचने समझने की। तो ये एक संशोधन हुआ। इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस ए कैंडिडेट,
चलो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई बेटा एक वोटर्स की। तो चुनाव कौन लड़ सकता है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था। तो क्या कहा जाता है, इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा, भाई इस संदर्भ में कि लोकसभा में चुनाव या असेंबली इलेक्शंस जो है वो कौन लड़ सकता है, एक कैंडिडेट, देखिए क्या परिभाषा दी क्या है, एक कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, उसके लिए आयु जो है वो 25 ईयर्स रखी है। दूसरा, ही और शी शुड बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ही और शी शुड नॉट बी ए बैंकक्रप्ट और मैड, यानी वो पागल या दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि उस कैंडिडेट को एक शर्त और भी लागू की गई है कि भाई उसको 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए किसी न्यायालय द्वारा दंड न दिया गया हो। ये 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर लागू की गई है। तो शायद आप लोगों की समझ में ये टॉपिक आ गया होगा बेटा कि कौन और किसे मत देने का अधिकार है और किसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हमारे लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं है तो इसकी देखरेख कौन करेगा, इसे कंट्रोल कौन करेगा? आइए मैं आपको हल्का सा बताऊं इसके बारे में। ये आप देखोगे बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 पार्ट 1 क्लियरली दिया गया है। क्या दिया गया है? द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर, इसका जो सुपरिटेंडेंट है उसको डायरेक्शंस और नियंत्रण दिया गया है क्या करने के लिए? वोटर लिस्ट बनाने के लिए। एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी इलेक्शंस हमारे होते हैं उनको हेल्ड करने के लिए। एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, एमएलए जो हमारे होते हैं स्टेट के, उनके इलेक्शन कराने के लिए। दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन shall be vested in the commissions refer to this constitutions as the elections commission। यहाँ पर और भी खुल के यहाँ पर बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है? देखिए मैं आपको हल्का सा बताऊँ, थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा बेटा, ये देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। आर्टिकल 354 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये मैंने आपके नोट्स बनाए हैं, इधर देखिए। हाँ, आर्टिकल 324 के अनुसार कि भारतीय जो संविधान है वो हमें एक अवेलेबल कराता है क्या? स्वतंत्र चुनाव आयोग। किसके लिए? सुपरिटेंडेंट्स के लिए, देखरेख के लिए, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल, दिशा निर्देश और नियंत्रण करने के लिए, इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची तैयार करने के लिए, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, और दूसरा चुनाव कराने के लिए। और इससे पहले हमने बताया किस किस के चुनाव कराता है वो, लोकसभा के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद और भी हम देखें तो हमारे पास हमारे असेंबली के, एमएलएज के, इन सभी चुनावों को कराने का काम जिम्मा इलेक्शंस कमीशन का है। तो बेटा वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है तो मैं इस वीडियो को यही स्टॉप करता हूँ, दूसरी वीडियो में फिर आपका हम स्वागत करेंगे।